All right, so welcome to lecture 7 of the chapter Electrochemistry. I am Pankaj Kumar Kapadia, BTech IIT Delhi, Director ITS Tapasya. In today's class, we will continue the discussion of lecture 6, where we were discussing about conductance, the electrolytic conductance. So basically, we had discussed what is called conductance, what is called specific conductance, what is called molar conductance, and what is called equivalent conductance. Now, in today's lecture, we will discuss what is the effect of dilution on specific conductance and molar conductance or equivalent conductance. मतलब अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा. तो जैसा कि हम जानते हैं, ऑन डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, हेंस द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस. आप जानते हैं, अगर आपको याद हो, वीक एसिड का Ka वैल्यू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जैसे ही आप C घटाएंगे, डाइल्यूट करेंगे, अल्फा बढ़ेगा, राइट. तो आप कह सकते हैं कि डाइल्यूट करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे. अब कापा क्या होता है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है? बेसिकली इट कैन बी सेड एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम. यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितने ज्यादा आयंस होंगे, कापा उतना ही ज्यादा होगा. तो आप जरा देखिए, डाइल्यूट करने पर, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, और खास बात यह है कि नंबर ऑफ आयंस कम बढ़ेगा और वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा. तो अगर नंबर ऑफ आयंस कम बढ़ेगा और वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा, न्यूमरेटर भी बढ़ेगा, डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा. न्यूमरेटर जिस रेशियो में बढ़ेगा, डिनोमिनेटर उससे ज्यादा रेशियो बढ़ेगा. तो ऐसे केस में ओवरऑल कापा की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी. यानी कि ऑन डाइल्यूशन द कापा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस. अब बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की. मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ही है. तो आप जरा देखिए, मोलर कंडक्टेंस होता है बेसिकली कापा अपॉन वॉल्यूम, या कह लीजिए मोलर वॉल्यूम. अब आप देख सकते हैं कि अगर कापा वाज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा. सो वी कैन से दैट मोलर कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस. और जैसा कि आप जानते हैं कि डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑन डाइल्यूशन लैम्डा m यानी कि मोलर कंडक्टेंस और लैम्डा eq यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोथ शुड इंक्रीज. यानी कि जितना ज्यादा डाइल्यूट करेंगे, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा हो. तो अब ये बताइए कि डाइल्यूट करते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम कब पहुंचेगा? जब हम इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देंगे. इसी को हम कहते हैं लैम्डा नॉट m या लैम्डा इनफाइनाइट m. इसका मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इसी को हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस. यानी कि बेसिकली ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? मोलर कंडक्टिविटी की. और वो कब होगी? जब इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देंगे, यानी कि डाइल्यूशन जब मैक्सिमम हो जाएगा. तो आप एक बात कह सकते हैं कि नंबर ऑफ आयंस से प्रोपोर्शनल होता है, तो अल्फा, जिसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, वो बराबर हो जाएगा लैम्डा m अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट. बेसिकली आप इसको देखिए, लैम्डा m अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं अल्फा एट ए गिवन कंसंट्रेशन अपॉन अल्फा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. और अल्फा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 1 होता है. अगर किसी को आप इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देंगे, when c tends to 0, when c tends to 0, when c tends to 0, alpha tends to 1. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का रेशियो लेते हैं, तो ये हमें उस गिवन कंसंट्रेशन पे क्या देता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देता है. Now, I would like you to refer to the NCERT
where we have discussed, where we have a section, a paragraph in which we have discussed effect of concentration. Basically effect of concentration on molar conductance, इस पर एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी में. I would like कि आप लोग उसको एक बार रीड थ्रू कीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. उसमें एक ऐसा ग्राफ बना हुआ. This graph is what? On x-axis we have concentration का power half, that is square root of concentration. On y-axis we have molar conductance. So basically what happens कि for strong electrolyte, अगर हम strong electrolyte के लिए बात करें, तो the graph between molar conductance and square root of concentration comes out to be a straight line with a negative slope. इसको हम लोग बोलते हैं DHO equation. Some Derby, Hollard, Olin, I don't know what is the name exactly, but some DHO equation. We can always have a look at it. It is mentioned in the NCERT. So basically, molar conductance का square root of concentration के साथ linear relation है. इसके लिए strong electrolyte के लिए. This is called DHO equation. तो मैंने कहा y बराबर mx plus c, जिसमें c क्या है? Obviously intercept. और इंटरसेप्ट किसे कहेंगे? जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाए. कंसंट्रेशन जीरो का मतलब व्हाट? इनफाइनाइट डाइल्यूशन. यानी कि ये जो आपका इस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट आएगा वो आपको देगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस. तो बेसिकली इस ग्राफ का इंटरसेप्ट विल गिव यू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस. नाउ जो स्लोप है b, वो b किस पर डिपेंड करता है? द वैल्यू ऑफ b एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. b जो है ऑब्वियसली स्लोप है, कांस्टेंट है. इसकी वैल्यू जो है वो केवल और केवल, ऑब्वियसली सॉल्वेंट हम पानी ले रहे हैं, तो वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है 1,1 इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें कैटायन का भी चार्ज 1 हो और एनायन का भी चार्ज 1 हो, जैसे NaCl, NaOH, और भी कोई एसिटिक एसिड. सिमिलरली एक होता है 1,2 इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें कैटायन का चार्ज तो 1 हो और एनायन का चार्ज 2 हो, जैसे सोडियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, एटसेट्रा. सिमिलरली 2,1 इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें कैटायन का चार्ज 2 हो, एनायन का चार्ज 1 हो, जैसे MgCl2, CaBr2. और लास्ट में मैंने एक एग्जांपल लिया 2,2 इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल MgSO4, CaC2O4. तो बेसिकली जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मान लीजिए मैं इस टाइप की बात करूं 1,1 वाले, तो 1,1 वाले जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उन सबका स्लोप सेम होगा, यानी कि b की वैल्यू फिक्स होगी सबके लिए. 1,2 वाले के लिए सबका स्लोप सेम होगा. इन दोनों का स्लोप आपस में डिफरेंट होगा, लेकिन इस ग्रुप के सभी लोगों का स्लोप सेम होगा. सिमिलरली इस ग्रुप के सभी लोगों का स्लोप सेम होगा. सो दिस इज हाउ द वैल्यू ऑफ द स्लोप डिपेंड्स. आप इस ग्राफ में एक बात देखिए, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका तो आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? आप किसी भी दो गिवन कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू अगर आपको पता चल जाए तो 2 पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं, और 2 पॉइंट फॉर्म से आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने के बाद आपको सिर्फ उसका इंटरसेप्ट पता करना है. तो अगर आपको किसी भी दो गिवन कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू पता चल जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो आप बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से आप उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं. लेकिन आप जरा देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, और ये कर्व कहां जाके इंटरसेप्ट करेगा ये हमें पता करना पॉसिबल नहीं है, और हम इसको एक्स्ट्रापोलेट भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई फिक्स पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है ऐसा कुछ. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग कैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं ये हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करेंगे. तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं कूलरो लॉ. बेसिकली लिखते तो इसको कोलराउच लॉ, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है कूलरो लॉ, KOHLRAUSCH, कूलरो लॉ. बेसिकली इसको आप कूलरो लॉ भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग पढ़ते हैं कूलरो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. अगर इतना याद रख लेते हैं
तो आपको लॉ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते हैं हुन्स रूल, और उसी को पढ़ने का एक तरीका है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो यदि मैं हुन्स रूल याद रखता हूं तो मुझे लॉ याद रखना पड़ता है, लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अपने आप ये क्लियर हो जाता है कि एक सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से भरेंगे ताकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कुलरो लॉ तो हमें लॉ याद रखना पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कुलरो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस तो ऑटोमेटिकली ये लॉ हमें क्लियर हो जाता है। लॉ क्या कहता है जरा देखिए, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के समय द आयंस माइग्रेट इंडिपेंडेंटली, मतलब एक आयन का माइग्रेशन यानी कि एक आयन का कंट्रीब्यूशन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर आयन, यानी कि वो इंडिपेंडेंट होके मूव करेगा, इंडिपेंडेंट होके मोशन में रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि the limiting molar conductance of an electrolyte is equal to the algebraic sum of the limiting molar conductance of constituent ions। एक एग्जांपल के लिए कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होगा वो उसके इंडिविजुअल आयंस के इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंसेस के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ अल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 तो मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ अल्युमिनियम आयन, अल्युमिनियम ट्रिपल कैटायन, प्लस 3 टाइम्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन। लेकिन ध्यान रहे मोलर कंडक्टेंस में कोएफिशिएंट्स आएंगे, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करनी होगी तो वहां पर कोएफिशिएंट्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लिमिट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर निकालना हो अल्युमिनियम सल्फेट का तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अल्युमिनियम आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन, ये हम ऑलरेडी पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका फायदा देखिए क्या है, एक एग्जांपल लिए KNO3 प्लस NaCl will give you NaNO3 plus KCl। सच्चाई ये है कि KNO3 भी पानी में जाएगा तो K प्लस और NO3 माइनस, और NaCl भी पानी में जाएगा तो Na प्लस और Cl माइनस। तो अगर इफेक्टिवली इस LHS की बात करें तो यहाँ पर 4 आयंस होंगे K प्लस NO3 माइनस Na प्लस और Cl माइनस। अगर आप ये दोनों एग्जांपल ले लें NaNO3 और KCl, तो NaNO3 भी पानी में जाएगा तो Na प्लस और NO3 माइनस, और KCl भी पानी में जाएगा तो K प्लस और Cl माइनस। तो अगर इफेक्टिवली मैं दोनों की बात करूं तो दोनों से नंबर ऑफ आयंस सेम मिलने वाले हैं, और चूंकि आयंस इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहे हैं तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस ऑफ KNO3 प्लस इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl will be equal to infinite molar conductance of KCl plus infinite molar conductance of NaNO3। इसमें फायदा ये है कि अगर इन 4 में से कोई 3 आपको पता है तो चौथा आपको मिल जाएगा। और अभी मैं एग्जांपल से दिखाऊंगा कि कैसे इस पर्टिकुलर लॉ का यूज करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंसेस निकाल सकते हैं। ऑलराइट, आप एक एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल है सोडियम एसीटेट प्लस HCl will give us एसिटिक एसिड प्लस NaCl। अब अगर मैं इस पे कुलरो लॉ अप्लाई करूं तो देखिए मुझे फायदा क्या होता है। सोडियम एसीटेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और NaCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर मैं इस इक्वेशन की मदद से लिखना चाहूं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl should give us limiting molar conductance of acetic acid plus limiting molar conductance of NaCl, तो ये गलत नहीं होगा, ये सही। अब इन 4 में से 3 की वैल्यू आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं यूजिंग DHO इक्वेशन, क्योंकि ये तीनों स्ट्रॉन्ग है। NaCl भी स्ट्रॉन्ग है, HCl भी स्ट्रॉन्ग है, और सोडियम एसीटेट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इन तीनों का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आप बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, लाइन को एक्सट्रापोलेट करके, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख के, कुछ भी करके, राइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लीनियर इक्वेशन होता है, आपको पता है, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो फायदा ये हुआ, क्या फायदा हुआ कि जिस वीक इलेक्ट्रोलाइट का
जिस वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम नॉर्मली ग्राफ से नहीं निकाल सकते थे, अब कुलरो लॉ की सहायता से हम बाकी किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ कॉम्बिनेशन बना के वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस अब निकाल सकते हैं। तो ये फायदा है कुलरो लॉ। और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट ए गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डिल्यूशन। किसके लिए? किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करें, तो अगर हमें लैम्डा एम पता है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमने अभी भी इस तरीके से निकाल लिया कुलरो लॉ का यूज करके, तो यहां से हम अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा निकालने से हम के वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वीक एसिड के लिए हमने पढ़ा है कि ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 सल्फा। तो ये फायदे हैं कुलरो लॉ के पढ़ने के कि इस लॉ की सहायता से वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए NH4OH का निकालना हो, तो NH4OH के लिए क्या होगा कि NH4Cl, HCl इस टाइप की चीजें यूज करनी पड़ेंगी। ये NH4Cl, NaOH, NaCl इन तीनों से यूज हो जाएगा। NH4OH, NH4Cl, NaCl और NaOH, इन चारों के कॉम्बिनेशन से आप देख सकते हैं कि आप यदि इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे बात बराबर है। तो आप इन चारों के कॉम्बिनेशन से NH4OH जो कि एक वीक बेस है उसका भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आप निकाल सकते हैं। तो ये तरीका था कुलरो लॉ का एप्लीकेशन का। अब आगे बात करें अगर हम, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी को मैं यहाँ U से डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल u। तो अब ये आयनिक मोबिलिटी क्या होता है ये मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड फैराडेज कांस्टेंट, अगेन 96500 कूलम्स पर इक्विवेलेंट। तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Fu, जहां पर F क्या है? फैराडेज कांस्टेंट, और U क्या है? आयनिक मोबिलिटी। अब ये आयनिक मोबिलिटी होता क्या है ये हम लोग जस्ट डिस्कस करें। नेक्स्ट आई वाज डिस्कसिंग आयनिक मोबिलिटी। तो आयनिक मोबिलिटी क्या होता है? आयनिक मोबिलिटी को हम लोग U से डिनोट करते हैं। It is the ratio of the ionic velocity to the potential gradient। ये आयनिक वेलोसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट का रेशियो होता है। मैथमेटिकली बात करें तो आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू आयनिक वेलोसिटी अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आयनिक वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। तो अगर मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से निकालूं तो आयनिक मोबिलिटी का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। सो बेसिकली आप यहाँ देखिए आयनिक वेलोसिटी ये क्या है? ये तो सिंपल है, जिस वेलोसिटी से आयंस मूव कर रहे हैं उसको कहेंगे हम आयनिक वेलोसिटी। मेन क्वेश्चन आएगा अब इस बात पे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो वी विल डिस्कस पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स टू द सेपरेशन बिटवीन देम। यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम कह सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है डिवाइडेड बाय दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी कितनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, और सेपरेशन का यूनिट, लेंथ का यूनिट मीटर ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी कितनी है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है डिवाइडेड बाय दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी कितनी है। इस रेशियो को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और आयनिक वेलोसिटी अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम लोग कहते हैं आयनिक मोबिलिटी। ये सब डेफिनेशंस है, बेसिक डेफिनेशंस। The next thing which we'll discuss is transport number। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? ये एक टर्म है जो सिंपल डिफाइन किया जाता है ऐसे, इट इज द रेशियो ऑफ द करंट कैरिड बाय द आयन, जिस आयन का हमें ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है, टू द टोटल करंट। यानी कि जिस आयन का भी हमें ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है उसके द्वारा कितना करंट कैरी हुआ अपॉन टोटल करंट कितना था, इसी रेशियो को हम कहते हैं उस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे पूछे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन, तो आप कह सकते हैं करंट कैरिड बाय केटायन अपॉन टोटल करंट। टोटल करंट क्या होगा? करंट कैरिड बाय केटायन प्लस करंट कैरिड बाय एनायन। सिमिलरली करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी।
तो आप यूसी अपन यूसी प्लस यूए भी कह सकते हैं। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन अगर आपको निकालना हो तो जो कैटायन की जगह एनायन कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन दोनों का सम 1 होगा। ये कुछ मोल फ्रैक्शन टाइप की फीलिंग आपको दे रहा हूँ। तो ये होता है ट्रांसपोर्ट नंबर। 99% चांस है कि इस पे सवाल नहीं आएगा क्योंकि आज तक कभी पूछा भी नहीं ट्रांसपोर्ट नंबर के बेसिस पे, बस जस्ट एक डेफिनेशन था तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद इस चैप्टर में केवल आपका बचा है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के ग्राफ्स और जो आपके डाउट्स होंगे, तो वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।